तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल जो हमने खत्म किया था, है ना, जो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 6 to 8 की जो TRE 3.0, क्लास 6 to 8 की TRE 3.0 जो हुई थी, है ना, उसके हम पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने इंग्लिश का सेक्शन शुरू किया था, जो आपके 80 मार्क्स का इंग्लिश है। मैंने पूरा पैटर्न आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको पैटर्न से रिलेटेड कोई डाउट है कि कैसे पेपर आता है, कैसा पैटर्न होता है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो आप उस वीडियो से थोड़ा सा शुरू में ही मैंने शुरू के 10 मिनट में वो डिस्क्रिप्शन दे दिया था, तो आप उससे उसको देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया हुआ था 105, और मैंने बताया था कि ये 35 क्वेश्चंस हमने 70 to 105 जो किया है वो लिटरेचर पार्ट का है। देन हम मूव करेंगे कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर की ओर। तो आज की क्लास में आपका जो क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 150 क्वेश्चंस तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें देखने को मिलेगा कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन, देन आपका ग्रामर। तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, जैसे लिटरेचर का पार्ट जो है वो बहुत वास्ट होता है ना, और अगर स्पेसिफाइड सिलेबस हमको नहीं मिलता तो हम नहीं समझ पाते कि क्या क्या चीजें हमको करनी है। तो बेस्ट होगा, मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी, इवन बीइंग अ इंग्लिश टीचर मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है अभी तक, कोई शर्माने की बात नहीं है एकदम। अगर जेन्यूनली ऐसा कुछ आपका केस है, तो मैं बोलूंगी आपको कि ये ये जो क्वेश्चंस है ना, 45 क्वेश्चंस है ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन के, जो आपको एटलीस्ट आने चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट है। तो ग्रामर के पोर्शन 45 क्वेश्चंस हो गए। देन आपके शुरू के 70 क्वेश्चन किसके हैं, जीएस, लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश में भी ग्रामर आएगा, हिंदी में भी ग्रामर आएगा, मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ा बहुत पेडागोजी, मतलब ये सब बेसिक जो चीजें होती है जो हर पेपर में कॉमन होती है शुरू के 70 मार्क्स की, इसको आप कर सकते हैं। अब जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश में भी दिला रहे होंगे, मैथ्स में भी दिला रहे होंगे, या और कोई सब्जेक्ट्स में दो चार चीजों पे आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो बेस्ट होगा कि ये जो जीएस पार्ट है इसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। सब्जेक्टिव में भी बहुत चीजें आप ट्रिक ट्रिक के साथ खेल सकते हैं। जैसे अगर आप इसको काउंट करें तो 115 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, थोड़ा बहुत बेसिक लिटरेचर, जैसे मैंने कल बताया था, कुछ नहीं, बस कुछ मेन बुक्स, मेन नॉवेल्स और उनके राइटर्स, या फिर कुछ मेन राइटर्स के अच्छे वर्क्स को आप कर लीजिए, उतना ही सफिशिएंट होता है एकदम। उसके अंदर के समरीज, लाइंस, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते, 5-6 होते हैं, उनको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है। इसके अलावा ये जो 45 + 70 है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको आप कर लीजिए एक आध हफ्ता, 2 हफ्ते, देन आपका जो पूरा का पूरा पेपर है इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग जो पैसेज हमने कल शुरू किया था उसको एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जिसने भी पढ़ लिया है तो थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप कर लीजिए, या फिर इंटू 2 के स्पीड में धीरे धीरे सुन लीजिए, वापस से रिवाइज हो जाएगा। पैसेज सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था कि पहले हम किसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आपके जो पैसेज का जो मतलब जो पैसेज लिखा हुआ है उस चीज को हम पढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैठा रहेगा, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि उस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू, मान लो लिखा हुआ है ताजमहल के मार्बल से रिलेटेड, ताजमहल के मार्बल से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिखा था, क्वेश्चन जब हम देख रहे थे तब, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी टॉपिक को जब भी वो आपको इस पैसेज में कहीं पे भी दिखेगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ताकि बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जो आपके काम की नहीं है, वो आपको नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे स्किमिंग एंड स्कैनिंग प्रैक्टिस करना है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो क्या होगा, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पैसेज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड पैसेज में जो पार्ट है उसको हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और बाकियों को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बट अभी प्रैक्टिस के दौरान मेरा एक फर्ज बनेगा कि मैं आपको पूरा चीज समझाऊं, ताकि आपकी इंग्लिश
जो समझने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी थोड़ी डेवलप हो, और आप भी साथ में इसको करेंगे। जब हम टेस्ट या फिर रिवीजन करेंगे या फिर एक्चुअल में मॉक वगैरह देंगे, तो फिर वहां पे हम वो वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि पूरा पढ़े और क्वेश्चन और उसके बाद उसको स्कैन करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो ताजमहल हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन मॉन्यूमेंट्स। ताजमहल जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट मॉन्यूमेंट बन चुका है। दिस डोम्ड व्हाइट मार्बल, मैंने कल डोम का मतलब बताया था क्या होता है। ऐसे जो जो पुराने इस्लाम वाले जो मॉन्यूमेंट्स होते थे उसमें एक डोम बना होता है ना, तो उस डोम शेप्ड व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर, और कौन से कलर के मार्बल का है, व्हाइट कलर के मार्बल, इज सिचुएटेड ऑन हाई प्लिंथ एट द साउदर्न एंड ऑफ फोर क्वार्टर्ड गार्डन, है ना। तो एक गार्डन है, फोर क्वार्टर्ड मतलब चार हिस्सों में बटा हुआ है। अब इसके सदर्न एंड है ना, तो सदर्न मतलब नीचे में ये ताजमहल जो है वो लोकेटेड है। इवोकिंग द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, और इवोक का मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे शुरू में हम भगवान को याद करते हैं ना, तो वैसे ही किसी को इवोक करना मतलब किसी को याद करना। एंक्लोज्ड विद इन वॉल्स मेजरिंग 305 बाय 549 मीटर्स, तो इसका जो लेंथ और विड्थ है ये दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कि कितना है 549 बाय 305। अच्छा, अब इसको अपन को ध्यान नहीं देना क्योंकि हमने इसका कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, आउटसाइड द वॉल्स इन एन एरिया नोन एज मुमताजाबाद, जो एरिया है आउटसाइड वॉल इसको हम क्या कहते हैं, मुमताजाबाद, है ना। वर लिविंग क्वार्टर्स फॉर अटेंडेंट्स, मार्केट, सीरीज ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय लोकल मर्चेंट्स। तो क्या क्या चीजें हैं इधर पे, बहुत सारे लोगों के रहने की जगह है ना, जो अटेंडेंट्स यानी कि जो उसको देखने आते हैं उसके लिए, मार्केट्स है ना, सीरीज एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय लोकल मर्चेंट्स, लोकल मर्चेंट्स यानी लोकल में जो ट्रेडर्स हैं या जो आपके व्यापारी हैं और जो नोबल्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके द्वारा ये सब चीजें डेवलप की गई हैं, बनाई गई हैं। The tomb complex and other imperial structures built by the local merchants and nobles। ठीक है, तो टॉम कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है। द टॉम कॉम्प्लेक्स एंड अदर imperial structures of मुमताजाबाद वर मेंटेन्ड बाय द इनकम ऑफ 30 विलेजेस गिवन स्पेसिफिकली फॉर टॉम सपोर्ट। तो जो 30 विलेजेस हैं इसके आसपास, उन लोगों की जो इनकम होती है उससे कुछ पार्ट ये लोग ले लेते हैं और इस टॉम्ब को यानी इस ताजमहल और उसके एरिया को डेवलप करने में वो पैसा लगता है। द नेम ताजमहल इज नोन इन मुगल, द नेम ताजमहल इज नोन इन मुगल क्रॉनिकल्स बट इट इज यूज्ड बाय कंटेम्पररी इज अननोन। तो जो मुगल्स एक्चुअली में जिन्होंने इनको बिल्ड किया था, उन्होंने कभी ताजमहल टर्म यूज करा ही नहीं, है ना। हम सुनते हैं ताजमहल ताजमहल, बट उन्होंने वो नाम कभी उसको दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए, बट इट इज यूज बाय कंटेम्पररी यूरोपियंस इन इंडिया। कंटेम्पररी यूरोपियंस मतलब उस समय में जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे, है ना। आपने बहुत सारी बुक सुनी होगी, जैसे इंडिका, इंडिका किसने लिखा था, मैगस्थनीज ने। तो किसके बारे में लिखा था, इंडिया के बारे में। तो उस समय में जो लोग इंडिया घूमने आए, कौन, यूरोपियंस, है ना, उनके टेक्स्ट में या उनके द्वारा हमें ये टर्म मिला है ताजमहल। तो याद रखिएगा, देखिए बहुत सारे नॉलेज आपको इंग्लिश के टेक्स्ट से, पैसेज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो खुद में सभी सब्जेक्ट को लेके चलता है ना। तो ये खूबी खासियत है इंग्लिश की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। suggesting that this was the Tom's popular name, है ना। in contemporary poverty, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, लॉलेसनेस। चलिए, ये जो पार्ट है पैसेज का आपके, ये सेकेंड पैसेज का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आ गया है ना। इसको अपन जब सेकेंड वाला पार्ट आएगा तो उसको अपन पढ़ेंगे। ये अर्बनाइजेशन वाला एक पैसेज आएगा जस्ट इसके बाद, उसको हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखेंगे हम टेक्स्ट। इट इज जनरली कॉल्ड सिंपली द इल्यूमिनेटेड टॉम। मुगल टेक्स्ट में, अब यूरोप वाले ने तो हमें ताजमहल टर्म दिया, बट मुगल्स ने हमें क्या दिया है, उनके टेक्स्ट के थ्रू हमें क्या मिला कि इसे क्या कहा जाता था, सिर्फ इल्यूमिनेटेड टॉम, और इसका नाम क्या रखा गया था, रोजाए मुनावरा, रोजाए मुनावरा। अब लग रहा है ना थोड़ा मुगल जैसा नाम। ठीक है, मुमताज महल डाइड शॉर्टली आफ्टर डिलीवरिंग हर 14th चाइल्ड इन 1631। तो मुमताज महल जो शाहजहां की वाइफ थी, है ना, उनके नाम पे ही महल है, ये कोई महल नहीं है, वो पर्सन का नाम है। ठीक है, तो 14th चाइल्ड को वो अपनी 14th चाइल्ड को वो डिलीवर करते समय उनकी डेथ हो गई इन
1631 द द म्यू कोट वॉज, म्यू नहीं है ये, है ना, कुछ यहाँ पर लिखा होगा जो आपके बुक्स में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्चुअली में तो ये जो टाइपिंग एरर है वो प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स में ही ऐसा मिसप्रिंट है। कोर्ट वॉज देन रिसाइडिंग इन बुरहानपुर, है ना। जब इनकी डेथ हुई उस टाइम जो कोर्ट है, मुगल कोर्ट यहाँ पर है, मुगल कोर्ट वॉज देन रिसाइडिंग, उस टाइम कोर्ट कोर्ट जो जहाँ पे राजा दरबार में बैठते हैं ना, उनके जो एम्परर है और सब लोग सुनते हैं, वो कहाँ पर रहता था, बुरहानपुर में। हर रिमेन्स वेयर मुगल टेम्परली ब्लड, ब्लड नहीं है वो बरीड है ना, बरीड, बरीड। तो उनके जो रिमेन्स थे बाय द ग्रीफ स्ट्रिकन एम्परर, ग्रीफ स्ट्रिकन का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए एम्परर कौन है, राजा शाहजहां, और उनकी वाइफ थी कौन, मुमताज महल, जिनकी डेथ हो गई। तो वो जो थे वो बहुत दुखी थे, ग्रीफ स्ट्रिकन थे, ठीक है, उसी का मतलब है दुखी, ग्रीफ का मतलब दुखी और स्ट्राइकन का मतलब पीड़ित, दुख से पीड़ित राजा जो थे, उन्होंने अपनी वाइफ की जो बॉडी थी या फिर उनके जो रिमेन्स थे उनको कहाँ बरी किया, कहाँ पे उनको दफनाया, इन स्पेशियस गार्डन नोन एज जैनाबाद ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती, ठीक है। तो जैनाबाद जगह पे एक गार्डन में उन्होंने उनकी बॉडी को, उनके रिमेन्स को दफनाया, कौन से, बैंक रिवर के बैंक में, बैंक का मतलब किनारा, ताप्ती रिवर, ठीक है। 6 months इंटर हर बॉडी वॉज ट्रांसपोर्टेड टू आगरा वेयर इट वॉज इन्फर्ड इज द लैंड चूजन फॉर सोलम, सोलम का क्या मतलब होता है, लास्ट बरियल, है ना, लास्ट बरियल मतलब एकदम जहां पे अब उनकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा इन पीस, ठीक है। तो वहां पे उनकी 6 महीने बाद उस जगह को चूज किया गया कि यहाँ पे इनका जो उन लोग क्या बनाते हैं, मकबरा ऐसा कुछ बनाते हैं, वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए उनकी बॉडी को फिर वहां से निकाल के कहाँ पर मेन लास्ट में बरी किया गया, कहाँ पे किया गया, जो आगरा था वहां पे, ठीक है। दिस लैंड सिनेटेड साउथ ऑफ मुगल सिटी, तो आगरा में कहाँ पर था, सिनेटेड मतलब सिचुएटेड, कहाँ पे, आगरा मुगल सिटी के साउथ में मतलब नीचे वाले एरिया में, बैंक ऑफ यमुना, ठीक है। तो कौन से रिवर के किनारे, पहले कौन था, ताप्ती, अब कौन है, यमुना, ठीक है। हैड बिलोंग टू द कच वॉल सिंस द टाइम्स ऑफ राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह, एंड वॉज फोर फ्रॉम देन कम करंट राजा राय सिंह, ठीक है। अ कंटेम्पररी क्रॉनिकल इंडिकेट्स दैट सिंग्स विद कॉपरेशन इन एक्सचेंज एग्जेंट इंपीरियल com indicate that final price was not settled until m 2 years after। चलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको अपन स्किप करते हैं क्योंकि वही बहुत अजीब थोड़ा सा प्रिंट है इसका। सिंग्स फर्दर कॉपरेशन वाज इंश्योर्ड बाय इंपीरियल ऑर्डर्स इशूड बिटवीन, चलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से मेन पॉइंट अपन को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, ही प्रोवाइड स्टोन मेसन्स एंड कार्ड्स टू ट्रांसपोर्ट मार्बल टू द, हाँ तो किन्होंने क्या किया, अब देखेंगे कौन थे यहाँ पे, दो राजा थे, राजा राय सिंह, राजा राय सिंह और राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह। देखिए इस चीज को मैं आपको इतने डीप में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। अभी तो हमारे पास टाइम है तो हम चीजों को डीप में पढ़ सकते हैं, है ना। जब आपके पास टाइम लास्ट में बचेगा तो मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमको सिर्फ डिटेल में भी पढ़ना है और अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है। तो राजा राय सिंह और राजा मान सिंह, तो राजा राय सिंह कौन थे, जिन्होंने जिन्होंने इनके लिए, इनके जो मकबरे, इनके जो ताजमहल है उसके लिए क्या लेबर दिया, और अपने जगह से जहां से वो मार्बल आया था वो भी किसके किसके रीजन के अंदर आता था, राजा राय सिंह, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या दिया उन्होंने, स्टोन मेसन्स एंड कार्ड्स टू ट्रांसपोर्ट मार्बल टू द माइंस फ्रॉम मकराना, कहाँ के माइंस से ये मार्बल्स आ रहे थे, मकराना से, किसके लिए, ताजमहल को बनाने के लिए, विद इन हिज एंसेस्ट्रल मतलब उसी के राजा राय सिंह के पूर्वजों का जो रीजन था वही था क्या, मकराना, ठीक है। आगरा वेयर बोथ द ताजमहल एंड शाहजहां एडिशंस टू द आगरा फोर्ट वेयर कंस्ट्रक्टेड, currently work in मौसोलियन was commenced कर्लिन 1643, ठीक है। तो क्या होता है, आगरा में एक्चुअली में क्या क्या है, ताजमहल है और शाहजहां का महल है, तो उसमें बहुत सारे महल है, कोई गार्डन, अंगूरी बाग और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, ठीक है। मैं शाहजहां मोस्ट लेविशली सेलिब्रेटेड द सेरेमनी फॉर मुमताज महल
द एंटायर कॉम्प्लेक्स वॉज वर्चुअली कंप्लीट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे लास्ट में जो शाहजहां है वो सेलिब्रेट करता है ना। अब यहाँ पे जो लिखा है वो आइडिया नहीं है क्या लिखा है, क्योंकि साफ साफ लिखा नहीं हुआ है। तो शाहजहां कोई चीज को लेविशली यानी बहुत ज्यादा लग्जेरियस वे में बहुत बड़ा पार्टी थ्रो करके या फिर जो भी सेलिब्रेशन उसका चल रहा था उसको सेलिब्रेट करता है, और फिर उसी दिन वो जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा जो बन रहा था स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट। मार्बल वॉज नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। बिल्कुल गलत बात है। क्या ढूंढना है अपन को, क्या ढूंढना है, ट्रू। पॉइंट आउट दी ट्रू स्टेटमेंट, तो ये तो फॉल्स है। मार्बल वॉज नॉट यूज बोला गया, जबकि मार्बल ही तो यूज हुआ है ताजमहल में। ठीक है, द नेम ऑफ द ताजमहल इज ऑल्सो रोजा मुनावरा। सही बात है, रोजाए मुनावरा ही उनको बोला जाता था। द ताजमहल वॉज कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ द सेरेमनी फॉर मुमताज महल वॉज हेड। है ना, लास्ट में जो दिया हुआ है ना, एक सेरेमनी या सेलिब्रेशन हुआ था मुमताज महल के नाम से, और उसी सेलिब्रेशन में वो आखिरी में बना हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है और 1 भी, 1 गलत है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोर देन 1 ऑफ द अबोव, है ना, क्योंकि 1 और 2 दोनों, सॉरी 2 और 3 दोनों सही है, 1 फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन पहला, इन द कंटेम्प्रेरी टेस्ट द ताजमहल इज नोन एज। ताजमहल को क्या नाम दिया गया था कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में। अब ताजमहल एक नाम है, दूसरा नाम क्या बचता है हमारा, रोजाए मुनावरा। तो ताजमहल टर्म किसने दिया था, यूरोपियंस ने, और रोजाए मुनावरा टर्म किसने दिया है, हमारे मुगल्स ने, जिन्होंने उसको बनाया था। ठीक है, चलिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वॉज कंप्लीटेड बिटवीन द पीरियड। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, तो एक बार हम देख लेते हैं ऊपर चढ़ के कि ऐसा कुछ ईयर हमको दिखा था बीच में, है ना, तो वो कौन सा था, ये 1632 टू 1634। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1632 टू 1634 ऑप्शन में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन हमें दिख ही नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, नन ऑफ दी अबोव। ठीक है, जो डेटा उसमें दिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, और दूसरी बात ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है पूरे पैसेज में कि ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस साल के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए, मार्बल स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल वॉज ब्रॉड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल डोमेन ऑफ राजा जय सिंह। द नेम ऑफ द प्लेस वेयर माइंस ऑफ मार्बल लोकेटेड इज। तो जो राजा जय सिंह थे उनके जो जहां से वो मार्बल आ रहा था उस जगह का क्या नाम था, मकराना। ठीक है, बताया था मैंने क्या नाम था उस जगह का, मकराना। आगे बढ़ते, द रिमेन्स ऑफ मुमताज महल वर इनिशियली बरीड इन। कहा पहले उनको बरी किया गया था, जैनाबाद, जो गार्डन था ना ताप्ती रिवर के बाजू में, ताप्ती रिवर, उसको हम क्या कहते थे, जैनाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी पैसेज में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, इससे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर उससे रिलेटेड चीजों को पैसेज में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 111, द रियलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन। रियलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन, तो एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। हाउ मैनी नॉवेल्स हैव बीन रिटन, कोई सेंस नहीं बनाता। अर्बनाइजेशन का मतलब सभी को मालूम है क्या होता है, जो शहरी बनते हैं जो एरिया, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, शहरों में तब्दील होना जगहों का, तो नॉवेल्स लिखने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज, है ना, सिटी में पॉपुलेशन का बढ़ना एक हो सकता है रीजन। हाउ मेनी विलेजेस हैव बिल्ट कम्युनिटी हॉल्स, तो विलेजेस का कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल मतलब एक विलेज में एक जो जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे गैदरिंग्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हॉल। तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, इसका भी नहीं, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना पैसेज पढ़े ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए, द पॉपुलर व्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। पॉपुलर व्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, अब व्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी, कैसे पता चलेगा हमें पैसेज को पढ़ के, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द ऑथर इन दिस पैसेज हैज ट्राइड टू फोकस ऑन। ऑथर इस पैसेज का क्या बताने की हमको कोशिश कर रहा है, विलेज की लाइफ, अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस, अर्बनाइजेशन और उसके चैलेंजेस, ह्यूमन लव, और को देख लीजिए बाकी दो ऑप्शंस तो आपको याद ही होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट,
The average annual increase in the number of urbanites in developing countries from AD 1950 to 2000 was। चलिए ये जो क्वेश्चन है ऊपर हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा शायद दिया होगा हमारे पैसेज में, तो वहां पे ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इनमें से कौन सा जो है अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एयर। चलिए आगे बढ़े, पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं, अब क्या दिया हुआ है हमारे पैसेज में। चलिए, the popular view of towns and cities developing countries of the urbanization process is that the emergence of cities connotes environmental degradation। यही से समझ आ गया कि किसके बारे में बात की गई है, अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन तो क्या बोल रहे हैं, हमारा जो पहला पैसेज है वो क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं एक बार। द पॉपुलर व्यू, पॉपुलर व्यू मतलब जो लोगों का ज्यादा ओपिनियन होता है, ठीक है, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो टाउन्स एंड सिटीज है ना, उसके पॉपुलर व्यू की, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो विकास हो रहे देश हैं, जिनका पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, विकास के गति पर है वो, ठीक है, ऑफ द अर्बनाइजेशन प्रोसेस। तो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण के प्रोसेस में उनका क्या व्यू है, इज दैट द एमरजेंस ऑफ सिटीज मतलब जो सिटीज बन, जो विलेजेस से, गांवों से शहर में जो जगहें बदलती जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। तो निगेटिव इम्पैक्ट है ये सब, जनरेशन, स्लम्स एंड स्क्वेटर्स, अर्बन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या क्या जनरेट हो रहा है इससे, स्लम्स है ना, अब उस जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों के रहने की जगह नहीं है, तो लोग छोटे छोटे जगह में, गंदगी वाले जगहों पे भी रह लेते हैं, उसको कहते हैं स्लम्स। स्क्वेटर्स हो गए, अर्बन पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्राइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, लॉलेसनेस मतलब लॉ का अच्छे से पालन नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा लोगों की वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, केओस मतलब अफरा तफरी हो जाती है। बट व्हाट इज द रियलिटी, पर रियलिटी क्या है, ठीक है। चलिए, गिवन द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज, अनप्रेसिडेंटेड मतलब एकदम ही माप भी नहीं सकते हम, इतना बहुत बड़ा इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 50 years फ्रॉम 30 मिलियन। अब देखो ये क्वेश्चन था क्या, 30 मिलियन किसमें था, 30 मिलियन पॉपुलेशन कब था, 1950 में। अब कितना हो गया, 2 बिलियन, किसमें, 2000 में। तो ये 50 साल के गैप में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है ना। यहाँ पे तो अच्छे से अपन को सॉल्व करना ही है, क्योंकि उधर पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो टू 2 बिलियन इन 2000 इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो अर्बन पॉपुलेशन, शहर में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे बढ़ी है, 1950 में जो 30 मिलियन पे थी, वो 2000 में 2 बिलियन हो गई। तो कितना बढ़ा देख लो, कितना बढ़ा यहाँ पे, 30, 60 प्लस 100 यानी 160 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। चलिए, तो 160 मिलियन पॉपुलेशन 50 सालों में बढ़ी है, तो क्या हो रहा है, द वंडर कंट्रीज, द वंडर रियली इज हाउ वेल द वर्ल्ड हैज कोप्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्या बोला है कि हम, ये सोचने की बात है, ये वंडर यानी कि आश्चर्यचकित है ये बात से ऑथर की, इतना पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी कैसे हम सब लोगों तक क्वालिटी ऑफ लाइफ, वाटर और सैनिटेशन अवेलेबल करवा पाए, क्योंकि अर्बन एरियाज में सबके पास सैनिटेशन, सबके पास पानी, सबके पास बिजली, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, अगर पूरे तक भी नहीं तो हम लोग इसके 80% लोगों तक वो चीजें पहुंचा पाए, इस चीज के लिए वो अमेज्ड है। बाय वे ऑफ इल्यूस्ट्रेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन रेसिडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद इम्प्रूव्ड वाटर इन अर्बन एरियाज। चलिए, तो क्या बोला है, बाय वे ऑफ इल्यूस्ट्रेशन, है ना, a large number of urban residents have been provided with improved water in urban areas, मतलब बहुत सारे, ज्यादातर जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है, घर है, उन पे ज्यादातर क्या हुआ है, इम्प्रूव्ड वाटर हमें सप्लाई करने को मिला, देखा गया है, एरियाज इन एशियाज लार्जेस्ट कंट्रीज। और ये कहाँ हुआ है, एशिया के, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके सबसे बड़े कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल कौन, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब एशिया कंट्रीज हैं, ठीक है। डिस्पाइट दैट द एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर इन टर्म्स ऑफ
percentage of total urban population seem to have declined during last decade of 20th। तो क्या बोल रहा है देखेंगे, डिस्पाइट दैट, इसके अलावा, है ना, द एक्सेस ऑफ इम्प्रूव्ड वाटर, तो इम्प्रूव्ड वाटर का जो एक्सेस है ना, अच्छे पानी, अच्छे क्वालिटी के पानी का, है ना, जो एक्सेस है उसका परसेंट क्या हुआ है, इन टर्म्स ऑफ हैव डिक्लाइंड, मतलब कम हुआ है पानी, पानी का जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, लास्ट डिकेड मतलब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड, मतलब आखिरी 10 साल, फॉर एग्जांपल 1990 से 2000 तक, ठीक है। Though in absolute numbers millions of additional urbanites have been provided improved services, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। These countries have made significant progress इन प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज टू, और ये जो कंट्रीज है जहाँ की अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज, यानी जो पानी का जो जो ड्रेनेज है उसके फॉर्म में भी इन्होंने कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट किया, टू टुगेदर प्रोवाइडिंग फॉर एन एडिशनल पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 293 मिलियन सिटीजन्स विद इन अ डिकेड, है ना। तो 293 मिलियन सिटीजन्स को फिर वो और बढ़ा, है ना, किस डिकेड में, 1990 से 2000 में, ठीक है। चलिए, दिस इंप्रूवमेंट मस्ट बी व्यूड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन। तो वो क्या बोल रहा है, इन इंप्रूवमेंट्स को, जैसे सैनिटेशन की बात हुई, पानी की अवेलेबिलिटी की बात हुई, मस्ट बी व्यूड अगेंस्ट, है ना, इसको हमें किसके अगेंस्ट देखना चाहिए, बैकड्रॉप ऑफ, मतलब वो जो हम पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्बन एरिया की, उसके अगेंस्ट में इनको हमें देखना चाहिए। फिस्कल क्रंच एंड स्ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट एंड क्वालिटी ओरिएंटेड पब्लिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फिस्कल क्रंच मतलब पैसों की, पैसों से रिलेटेड, फिस्कल मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, एंड स्ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब अब इतने सारे लोग हैं तो हम सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस। मैं एज अ टीचर आपके लिए क्या काम आ रही हूँ, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई चीज नॉलेज देने की, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमंस काम करते हैं किसी एरिया में वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। फिर भी वो स्ट्रेंड है, यानी कि कमी है उनकी क्योंकि स्किल नहीं है। एंड एफिशिएंट एंड क्वालिटी ओरिएंटेड पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, तो कोई पैसेज का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, दूसरा करते द पॉपुलर व्यू about the process of urbanization is developing countries is, क्या है, निगेटिव, सब कुछ निगेटिव बताए गए हैं ना, कि अर्बनाइजेशन होता है तो कैसा होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। चलिए, द ऑथर इज इन दिस पैसेज हैज ट्राइड टू फोकस ऑन, ऑथर जो है इस पैसेज में किस चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस, शहरीकरण और उससे उठने वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 क्वेश्चन, द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्बनाइट्स, अर्बनाइट्स का मतलब होता है अर्बन एरियाज, ठीक है, इन डेवलपिंग फ्रॉम एडी 1950 टू 2000 वॉज, है ना, 1950 टू 2000, तो क्या दिया हुआ है 1950 लास्ट, सॉरी, जो 50 साल हमने काउंट किया था तो क्या था उसमें, कितना इंक्रीज था 50 सालों में, कितना था, 30 मिलियन टू 2 बिलियन हो गया था, 30 मिलियन टू 2 बिलियन हो गया था। तो 3 ही साल बढ़े, 4 साल बढ़े, 10 साल बढ़े, 10 मिलियन बढ़ा के 40 मिलियन हो जाएगा, 3 बढ़ाएंगे तो 33 मिलियन, 4 बढ़ाएंगे तो 34 मिलियन हो जाएगा, है ना। बट 2 बिलियन कितने बढ़ाने से, 160 मिलियन बढ़ाने से, तो इनका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबोव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not considered as an indicator of urban quality of life? इनमें से कौन सा अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडिकेटर नहीं है? क्लीन वाटर बताया गया है, बहुत बार बोला गया है कि पानी अच्छा मिलता है ना। सैनिटेशन फैसिलिटीज ये भी सही है। क्लीन एयर ये हमें मिलना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात नहीं हुई है पूरे पैसेज में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पैसेज है ना। अब इसमें क्या करना है अपन को, फिर से क्वेश्चन अपन देख लेते हैं पहले। तो क्या दिया हुआ है, स्टोरी टेलिंग के बारे में, जो पैसेज है हमारा वो किसके बारे में है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्टोरी टेलिंग सबको पता है एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। पूरी चीजें अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, मजा आएगा, पैसेज बहुत अच्छा है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टोरी टेलिंग इज नॉट इन अवर जीन्स, हमारे जीन्स में नहीं है, जीन्स पहनने वाला नहीं, बॉडी के अंदर डीएनए वाला जीन्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
एन एंशियंट प्रैक्टिस, बहुत पुराने समय से चली आ रही प्रैक्टिस है। द एसेंस ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस, ये वो चीज है जिससे जो हमें ह्यूमंस को बनाती है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बिकम लेस सेल्फिश मैन, ह्यूमंस कम सेल्फिश बनते हैं जब दे लिसन टू फ्राइटनिंग स्टोरीज, वो डरावने, फ्राइटनिंग का मतलब डरावने स्टोरीज को सुनते हैं। दे वर्क इन लार्ज ग्रुप, देखो जैसे भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो आपको नए वर्ड्स मिलते होंगे, है ना, कुछ कुछ नए वर्ड्स से आपका थोड़ा सामना होता होगा, तो उन वर्ड्स को हमेशा लिखा कीजिए, ठीक है। उन वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स नहीं है, आपको थोड़े बहुत तो मालूम होने चाहिए, ठीक है। दे वर्क इन लार्ज ग्रुप्स, लार्ज बड़े बड़े ग्रुप्स में वर्क करते हैं। दे वर्क इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, अकेलापन। अच्छा, तो इसको देख के मुझे बताएंगे कि ये और ये, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम और सेल्फिश हो रहे हैं अकेला रहने से, और डरावने स्टोरी सुनने से कोई रिलेशन नहीं है, है ना। लेकिन अगर हम ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में, लार्ज ग्रुप्स में, तो क्या हम सेल्फिश रहेंगे? हम कम सेल्फिश होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, सोचेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल ऑप्टिमिस्ट, रैशनल ऑप्टिमिस्ट के बारे में दिया होगा पैसेज में, तो क्या है वो देख लेते हैं। लिव इन शेड्यूल्ड सिटीज, ठीक है, अलग से दूसरे जगह जाके वो लोग सिटी बसा के रहते हैं। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। थिंक दैट द वेलफेयर ऑफ मैन शुड बी लेफ्ट ओनली टू फ्यू एडल्ट्स, ऐसा सोचते हैं रैशनल ऑप्टिमिस्टिक। चलिए पहले ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक का मतलब समझ लेते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है? जो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचने वाला, ठीक है। और इसका उल्टा पेसिमिस्टिक, PESSIMISTIC, पेसिमिस्टिक, ये कौन होता है? निगेटिव सोचने वाला, निगेटिव सोचने वाला। अच्छा, अब ये दोनों जो है मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एकदम ही आपको समझ जाना है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा वन वर्ड, है ना। अ पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, अ पर्सन हु थिंक्स निगेटिव पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे आता है, वन वर्ड में आ जाता है, सिनोनिम एंटोनिम में आ जाता है, एंटोनिम में बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है? थिंक दैट वेलफेयर ऑफ मैन शुड बी लेफ्ट ओनली टू फ्यू एडल्ट्स, वो ये सोचते हैं कि जो पूरे इंसानियत का वेलफेयर है, मतलब उनकी जो अच्छाई है या फिर उनका अच्छा भला होना, किस पे रहना चाहिए? सिर्फ कुछ लोगों पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। पैसेज पढ़ेंगे तो समझ आएगा किस बात पे बारे में बात हो रही है। अवर नॉलेज इज अ कलेक्शन ऑफ, चलिए क्या दिया है हमारा नॉलेज, क्या चीज का कलेक्शन है? सब सम स्टोरीज दैट वी फॉरगेट, ऐसे स्टोरीज जिसको हम भूल गए। तो भूल गए तो वो कैसे हो सकता है हमारा कलेक्शन? भूल गए तो वो हमारे नॉलेज में है ही नहीं ना। नो स्टोरीज दैट वी हैव हियर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, ठीक है। कोई स्टोरी नहीं, है ना, ऐसा कोई स्टोरी हमारा नॉलेज नहीं बनाता जो हमने सुना है, बिल्कुल गलत बात है। अभी जो आप सुन रहे हो मेरे से, क्या है? स्टोरी ही है ना। मुमताज महल की, जो अभी हमने ताजमहल की स्टोरी सुनी, जिससे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हुआ होगा, एक आध दो नए फैक्ट्स पता चले होंगे, स्टोरी ही है, तो उससे ही तो आपका नॉलेज बढ़ा ना। अ फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव, तो ये तो हम ऐसे ही देखते बना लिए, है ना, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शंस तो मैच ही नहीं करे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू डिपेंड अपॉन द स्टोरीज, हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू डिपेंड अपॉन द स्टोरीज, ठीक है। तो फ्यूचर कैसा बनेगा? स्टोरी पे डिपेंड करके। विच आर रिपीटेडली नरेटेड, ऐसे स्टोरीज से बनेगा जो बार बार रिपीटेडली एक दूसरे को सुनाए जाते हैं। वी कलेक्टिवली चूज टू बिलीव इन, ऐसे स्टोरीज से बनेगा जिसको हम सब मिल के चूज करते हैं कि इस पे भरोसा करना है। जैसे होता है ना, एक ही कहानी के 10 पहलू, कोई आएगा आपको नए तरीके से, आजकल आप देखते होंगे कि रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत जो हमारे सबसे पुराने एपिक स्क्रिप्चर्स हैं, इनसे बहुत सारी स्टोरीज उठ उठ के आती है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे जो पढ़ने वाले लोग हैं, इनको जो ज्ञानी लोग, वो लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा चीजों को खोज करते हैं अलग अलग जगहों से। जो आपके टेक्स्ट है उनको पढ़ के हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा हुआ था, ये चीज वैसी हुई थी। जो कथावाचक होते हैं वो सब इन चीजों को हमें बताते रहते हैं हर बार नए तरीके से। तो हमारा काम क्या है? कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं जो उस चीज पे बिलीव करते हैं, बहुत लोग नहीं करते।
तो किस स्टोरी पे बिलीव कर रहे हैं सब लोग मिलके, उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। डिजाइन टू स्प्रेड फियर एंड टेंशन, ऐसे स्टोरीज पे डिपेंड करता है जो फियर, डर और टेंशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम देखेंगे पैसेज को, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा पैसेज है। इंसान के दिमाग को कैसे शेप किया जाता है ना, कैसे उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, स्टोरीज क्या रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर ये पैसेज है। अब ये जो पैसेज है इसको सब लोग एकदम ध्यान से और एकदम कान खोल के सुनेंगे, चीजें नोट कर लेंगे, क्योंकि स्टोरीज लिटरेचर का पार्ट है। स्टोरी लिखना, स्टोरी को कैसे प्रोग्रेस करना, क्या नीड है उसकी, किसी स्टोरी से हम किसी समय के बारे में क्या पता करते हैं, ये सब चीजें लिटरेचर का ही पार्ट है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग इज नॉट इन अवर जीन्स, पहला ही लाइन क्वेश्चन का, स्टोरी टेलिंग इज नॉट इन अवर जीन्स। ठीक है, नीदर इट इज एन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, है ना ये कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मतलब जो हम सीखते सीखते आगे बढ़ गए। इट इज एन एसेंस ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, ये क्या है, एक एसेंस, एक ऐसी चीज जो हमें इंसान बनाती है। कैसे बनाती है आगे हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस बाय टेलिंग स्टोरीज, ये फर्स्ट लाइन समझ आएगी ना, स्टोरी टेलिंग हमारी जीन्स में नहीं, यानी हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है वो, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाय टेलिंग स्टोरीज one event can result in a great variety of stories being told about it। अब जैसे एक इवेंट होता है ना, जैसे मान लो महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, है ना। किसी ने बोला, कोई किसी को भीष्म पितामह सही लगते होंगे, किसी को द्रौपदी सही लगती होंगी, किसी को पांडव सही, किसी को कौरव सही। तो क्या है, एक इवेंट से, है ना, जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टोरीज जो है वो उसके बारे में बताए जा सकते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपेंड्स ऑन द पीपल। ठीक है, समटाइम्स दो स्टोरीज डिफर ग्रेटली विच स्टोरीज आर पिक्ड, तो बहुत बार क्या होता है, ये स्टोरीज बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग, सेम इवेंट के बारे में दो लोग बहुत अलग अलग बातें, अपोजिट बातें बोल सकते हैं। विच स्टोरीज आर पिक्ड अप एंड रिपीटेड एंड विच वंस आर ड्रॉप्ड एंड फॉरगॉटन ऑफन डिटरमाइंस हाउ वी प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टोरी को उठाया गया या फिर कौन सी स्टोरी को छोड़ दिया गया, बुला दिया गया, हटा दिया गया, जिसपे कोई बिलीव नहीं किया। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है, और कौन सी स्टोरी को बार बार रिपीट करके लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक है, इससे हम क्या सीखते हैं, ये हमारा प्रोग्रेस डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब देखिए महाभारत को कैसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने, कौरव और पांडव की लड़ाई हुई, महाभारत हुआ, धर्म युद्ध हुआ, एक बहुत ट्रुथ के अगेंस्ट थे, एक पूरे ही एविल के अगेंस्ट, एविल के साथ थे, एक ट्रुथ के साथ थे, दोनों की लड़ाई हुई। इसमें बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे कर्ण का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, वो थे तो वो बिल्कुल ट्रूथ के साथ, है ना, बट वो किस ग्रुप से लड़ रहे थे, एविल वाले साइड से। तो वैसी चीजें जो है वो हमारे प्रोग्रेस को डिटरमाइन करती हैं, क्योंकि हम किन चीजों पे बिलीव कर रहे हैं। अगर सोचिए कि हमें ये बताया होता कि कौरव अच्छे थे, तो आज हमारा जो व्यक्तित्व है वो उनके तरह होता, राइट। तो हम जिसको रोल मॉडल लेके, जिन स्टोरीज को हम लेके चल रहे हैं, वो ही हमको डिसाइड करते हैं। जैसे टीवीज में होता है, मूवीज में, है ना, जितने भी आपके मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं, अब जैसे कबीर सिंह है, कई लोग कबीर सिंह को बहुत अच्छा कैरेक्टर मानते हैं और उसकी तरह अपने आप को ढाल लेते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। उस जगह पे हमारी सोसाइटी किधर जाएगी, तो ये सब डिसाइड कौन करता है, स्टोरीज। ठीक है, देखिए कितना बड़ा रोल है इनका। अवर हिस्ट्री, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर ऑल द कलेक्शंस ऑफ द फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव। हमारी हिस्ट्री, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा नॉलेज, हर चीज किसकी देन है, जो स्टोरीज जो थोड़ी बहुत जो बच गई, पूरी की पूरी स्टोरीज तो है नहीं हमारे पास, है ना। सब कुछ कहाँ से मिलता है, लिखे हुए और आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, सब हमें जितनी भी चीजें हमें आज के डेट में मालूम है वो सब हिस्ट्री है, क्योंकि किसी ना किसी ने उसको पहले खोजा कर, किसी ना किसी ने उनको पहले खोजा, है ना, और देन हम लोग उसको और आगे बढ़ाए। तो डिस्कवरीज जो पास्ट में हुई वो ही हमारे लिए आज के डेट पे वेपन है। तो वो क्या करती है, हमें प्रोग्रेस और हमें उस चीज को प्रोवाइड करती है, उस नॉलेज को, उन चीजों को। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द स्टोरीज दैट वी टेल
कैच अदर अबाउट फ्यूचर, ठीक है। तो यही चीजें हमारे फ्यूचर को भी शेप करती है। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, मुझे अभी याद आ रहा है और मैं बताए बिना रह तो पाऊंगी नहीं, तो देख लेते हैं। पास्ट इज द की टू फ्यूचर, ये एक लाइन है, इसको लिखेगा, मैं इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी आपको। ये लाइन है, इसको लिखिएगा और सोचिएगा, थिंक अबाउट इट। जितने भी लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में हिस्ट्री को पढ़े हैं, इसको सोचिएगा। अपने अपने वर्ड्स में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अपने वर्ड्स में कुछ 10 लाइंस एटलीस्ट इस टॉपिक को सोच के लिखिएगा, पास्ट इज द की टू फ्यूचर, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। एंड हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट डिपेंड्स ऑन पास्ट, ठीक है। पार्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्शियली किस पे डिपेंड करता है, पास्ट पे, है ना, कि फ्यूचर कैसा होगा, वो पास्ट की चीजें प्रेजेंट को शेप करती है, प्रेजेंट की चीजें फ्यूचर को, ठीक है। पॉसिबली लार्जली ऑन विच स्टोरीज वी कलेक्टिवली चूज टू बिलीव, किन स्टोरीज पे हम बिलीव करना चूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने हमें जिन स्टोरीज को बताया उनको लेके हम चल रहे हैं। अब हमारी जनरेशन क्या करेगी, उन स्टोरीज के रेलेवेंस को एक बार चेक करेगी कि अच्छा ये स्टोरी इन्होंने बताई थी, क्या ये सही है। अब अगर हमें वो चीज सही लगती है, उसमें से कुछ गलत लगेंगी हमें, कुछ सही लगेंगी, तो जो हमें सही लगती है उसको हम अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को फॉरवर्ड करेंगे। तो कलेक्टिवली हम चूज करते हैं किसको हमें बिलीव करना है, जिससे हम आगे उस चीज को बस पहुंचाते हैं। सम स्टोरीज आर डिजाइन टू स्प्रेड फियर एंड कंसर्न, कुछ स्टोरीज क्यों बनाई जाती है, ताकि लोग डरे और कंसर्न हो। देखिए बहुत डीप मीनिंग होते हैं राइटिंग के, लिटरेचर के, है ना, आपके जो बोलने वाली चीजें हैं। कुछ स्टोरीज को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो फियर और कंसर्न, जैसे आप एग्जांपल ले लेते, सबसे बेस्ट स्टोरीज की बात है तो महाभारत और रामायण से सबने सुनी बोली देखी है, तो कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर हम इसमें ये नहीं बताते कि जैसे भीष्म पितामह को जो सजा मिली लास्ट में, राइट, अगर हम नहीं वो डर फैलाते कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो क्या हर इंसान गलत चीजों पे जाता? अभी सबको मालूम है ना, वो डर है कि पाप करने से रिजल्ट क्या होता है, तो वो चीजें होती है। दिस इज बिकॉज सम स्टोरी टेलर फील दैट देयर इज अ नीड टू रेज सम टेंशंस। क्यों लगता है? क्योंकि सम स्टोरी टेलर्स कुछ लोगों को ये लगता है कि थोड़ा सा डर और टेंशन पैदा करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, सम स्टोरीज आर फ्राइटनिंग, दे आर लाइक टोटेमिक वार्निंग्स, कुछ स्टोरीज डरावनी होती हैं और वार्निंग जैसी होती है, जैसे मैंने अभी बताया पाप वाला, फेल टू एक्ट नाउ एंड वी आर ऑल डूम्ड, ठीक है। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज बनती है कि एक आपने एक मूवी होगी द डे आफ्टर टुमारो, सबको देखनी चाहिए, कि अगर हमने अपने इन्वायरमेंट पोल्यूशन को आज नहीं रोका तो कल सब कुछ कैसा दिखेगा, वो उस मूवी में दिखाया गया है। तो अगर वो चीजें हम स्टोरीज के फॉर्म में नहीं जानेंगे तो हमको आज रियलाइज नहीं होगा कि हमें कैसे उन चीजों को रोक देना चाहिए। देन देर आर स्टोरीज दैट इंडिकेट दैट ऑल विल बी फाइन सो लॉन्ग एज वी लीव एवरीथिंग अप टू अ फ्यू स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स। तो फिर कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हमें क्या बताती है कि एक राजा होता है, वही हमारा क्या है, स्पेशली एबल्ड एडल्ट। अब वो कोई भी हो सकता है ना, हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है, कुछ अमीर लोग हो सकते हैं जो देश को चलाते हैं, तो कोई भी हो सकता है ना, आपके घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, तो वो उनके हाथ में सब कुछ छोड़ देना चाहिए और सब ठीक हो जाता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये लोग हैं, ठीक है। करेंटली दिस ट्रेंड इज बीइंग लेड बाय दोज हु कॉल देमसेल्फ रैशनल ऑप्टिमिस्टिक। तो रैशनल ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं? जो ऐसा सोचते हैं। मिल गया आंसर, क्वेश्चन दिख रहा था, ठीक है। दे टेंड टू क्लेम दैट इट इज unhuman nature to compete and succeed and also to profit at the expense of others। ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये क्या क्लेम करते हैं, है ना, क्या क्लेम करते हैं ये कि इट इज अनमैन नेचर टू compete, ये अच्छा नेचर नहीं है compete करना और सक्सीड करना और प्रॉफिट पाना एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। मतलब किसी को आप क्या बोलते हैं, किसी को आप यूज करके प्रॉफिट कमा लो, compete कर लो, सक्सेस पा लो, ये इन चीजों को सही नहीं मानते। द रैशनल ऑप्टिमिस्टिक हाउ एवर डू नॉट रियलाइज हाउ ह्यूमैनिटी, अच्छा ये मानते हैं, इसको सही मानते हैं
रैशनल ऑप्टिमिस्टिक कौन रहते हैं? अपने मन से पॉजिटिव, जो ये सोचते हैं कि हमारा सक्सेसफुल होना सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, चाहे उसमें किसी का नुकसान क्यों ना हो जाए। दे आर रैशनल ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, मतलब सेलेक्टिव है कि हम इस चीज को सही मानते हैं वो हम करते हैं, या हम जो करते हैं वो सही, ठीक है। चलिए, नाउ ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस्ड ओवर टाइम थ्रू एमिएबल सोशल नेटवर्क्स। तो क्या गलत है? उनको ये रियलाइज नहीं होता कि ह्यूमैनिटी जो है वो प्रोग्रेस कैसे करती है, जब सब प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्क्स के थ्रू प्रोग्रेस करती है, एंड हाउ लार्ज ग्रुप्स वर्क इन लेस सेल्फिशनेस एंड इन द प्रोग्रेस एकोमोडेट रिच एंड पुअर, हाई एंड लो। तो ऐसा प्रोग्रेस एक्चुअली में प्रोग्रेस है जहाँ पे लोग बड़े ग्रुप्स में काम करें, सेल्फलेस होके काम करें, ऐसा प्रोग्रेस जिसमें रिच और पुअर दोनों को प्रोग्रेस हो, हाई और लो दोनों को प्रोग्रेस हो, कोई भी हो पूरी दुनिया में प्रोग्रेस सबका एक साथ सबका विकास, ठीक है। चलिए, देन क्या दिया हुआ है? This aspect in storytelling is considered by the practical possibilities who sit between those who say all is fine and the cheerful and be individualistic in your approach। तो ये जो स्टोरीज हैं ये कहाँ बनती है? ऐसे लोग जो बीच में बैठे हैं, किनके बीच में? ठीक है, एक साइड कौन है? एक साइड कौन है? यहाँ पे वो लोग जो ये बोलते हैं कि सब सही है, सब चलने दो, कौन लोग? रैशनल ऑप्टिमिस्टिक लोग, ठीक है। और एक साइड वो किसको देख रहे हैं? डूबते हुए लोगों को। तो मतलब ऐसे लोग जो बीच में हैं, जिनको अमीरी वाली भी साइड दिख रही है, जो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं, है ना, सेल्फिश है, और उनको बुरी साइड भी दिख रही है, जो लोग यूज हो रहे हैं, जिनका बुरा हो रहा है। तो वो लोग यहाँ से जो है वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज और स्टोरीज की जो ओरिजिनेशन है वो होती है। आप कभी भी देखेंगे बहुत अच्छा लिटरेचर हमेशा कोई एक मिडिल क्लास का पर्सन या फिर मिडिल का पर्सन देता है, जो रिच का भी एक कैरेक्टर देखा हुआ है और गरीबी भी उसने देखी हुई है ना। तो ये सब था स्टोरी टेलिंग के बारे में। ये मैंने इतना डीप में इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये सब आपके लिटरेचर का भी पार्ट है। इन चीजों को आपको अपने खून में, अपने दिल में बसाना है, क्योंकि आप एज अ टीचर ऑफ लिटरेचर या फिर एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज बनने वाले हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और आपको खुद फील होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग इज नॉट इन अवर जीन्स, हमारे जीन्स में नहीं है, सही बात है। इज एन एंशियंट प्रैक्टिस, सही बात है। एसेंस ऑफ व्हाट मिक्स, तो ऑल आर करेक्ट, मोर देन वन इज करेक्ट, सब पूरा लिखा हुआ है पैसेज में, ठीक है। चलिए, ह्यूमंस बिकम लेस सेल्फिश वेल, हो गया। रैशनल ऑप्टिमिस्टिक लिव इन शेड्यूल्ड सिटीज, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर एट ऑल, थिंक दैट द वेलफेयर ऑफ मैन शुड बी लेफ्ट ओनली टू फ्यू एडल्ट्स। मतलब सभी को अच्छा ही करना है, तो कुछ लोगों को लीडर बना के छोड़ दो और अपना टेंशन भूल जाओ। तो ये कौन सोचते हैं? रैशनल ऑप्टिमिस्टिक। अवर नॉलेज इज अ कलेक्शन ऑफ, हो गया, फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू डिपेंड्स ऑन दी स्टोरीज। किस पे डिपेंड करती है? विच आर रिपीटेडली नरेट, तो हाँ इस पे तो जरूर करती है। वी कलेक्टिवली चूज टू बिलीव, इस पे भी करती है। तो दो सही मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, सभी कुछ पैसेज में दिया हुआ है जिसको हमने अच्छा डीप में पढ़ लिया है ना। अब नेक्स्ट फिर से एक पैसेज है, ठीक है, तो पैसेज को पढ़ लेते हैं, देन डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है पैसेज में? रीड द पैसेज गिवन बिलो, पढ़िए एक बार पैसेज को, क्या दिया हुआ है। चलिए, one of the findings of the research into successful leadership is the fact that respect powerful you are, no matter what your experience, skill, accomplishment consisted। चलिए, तो क्या दिया हुआ है? रिसर्च से एक फाइंडिंग हमें मिली है, क्या मिली है? एक सक्सेसफुल लीडरशिप के बारे में। कैसी होती है वो? इज द फैक्ट दैट रिस्पेक्ट पावरफुल यू आर, है ना। तो रिस्पेक्ट क्या है? यहाँ पे थोड़े वर्ड मिसिंग है, बट आपको इंटरप्रेट करना आ जाना चाहिए, है ना। क्या है? रिस्पेक्ट वो शो करता है कि आप कितने पावरफुल हैं, है ना। जैसे आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उससे आपकी पावर शो नहीं होती। जितना आप हम्बल होंगे, जितने रिस्पेक्टफुल होंगे, वो आपकी पावर है। अकम्पलिशमेंट्स कंसिस्टेंटली ट्रीट देम डिसरिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो कितना भी आप अकम्पलिश्ड रहे या कितना भी आप सक्सेसफुल रहे, अगर लेकिन अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा स्किल नहीं है। फ्रेंडलीनेस, दैट इज ट्रीटिंग अदर्स पोलाइटली, शोइंग योर रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। फ्रेंडलीनेस मतलब
जो क्या बोलते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, जो दोस्ती, सबके साथ दोस्ती से पेश आते हैं या फिर दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ट्रीटिंग अदर्स। लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, शोइंग योर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लोगों को अच्छे से रिस्पेक्ट से पेश आना। इन रिटर्न दे रिस्पेक्ट फॉर द अदर पीपल, इन रिटर्न दे रिस्पेक्ट यू। आप जितना लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे वो भी इन रिटर्न आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। इफ एज अ मैनेजर यू आर रिस्पेक्टेड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जैसे अगर आप एक मैनेजर हैं, है ना, और आपको आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो स्ट्रेटेजी है विल बी एक्सेप्टेड एज अ सिंसियर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स रेदर देन मीन स्पिरिटेड अटेम्प्ट टू कॉज प्रॉब्लम्स। तो एज अ मैनेजर आपको क्या करना है, सबको मैनेज करना है ना, तो आपको क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर, रेदर देन क्या बनना है, प्रॉब्लम कॉजर। मतलब प्रॉब्लम बनाना नहीं है, प्रॉब्लम की वजह आपको नहीं बनी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पर्सन आपको बनना है। एज इंपॉर्टेंट एज फ्रेंडलीनेस इज, आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू आर नो मिसलीड इनटू बिलीविंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो एज इंपॉर्टेंट एज फ्रेंडलीनेस इज, आई वांट टू मेक श्योर यू आर नो मिसलीड इनटू बिलीविंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो मतलब है ना, उसको आप मिसअंडरस्टैंड मत करिए। मैनेजमेंट मतलब ये नहीं होता हम सब सबसे ऊपर पोस्ट में हैं, कि हम दोस्ती यारी से सबको कैसे जोड़ के रख रहे हैं। आई हैव एलिमेंट बट कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव इफ दे डिड सी इफेक्टिव मैनेजर्स हु डिड नॉट यूज। तो क्या बोला जा रहा है बेसिकली, कि ऐसे लोग है ना जो मैनेजर्स हैं बट जिन्होंने किसको यूज नहीं किया, फ्रेंडलीनेस वाले बिहेवियर को, है ना, एक अच्छा व्यक्तित्व को जिन्होंने यूज नहीं किया, है ना, तो वो एक इफेक्टिव मैनेजर या इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकते। इन इफेक्टिव बिकॉज दे वेर नॉट डूइंग इफेक्टिव इन फ्रेंडली वेज। है ना, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने कोई चीज को फ्रेंडली वे में नहीं किया। तो लोगों को क्या लगेगा, ये तो बॉस है, चिल्लाता रहता है, बट अगर आप उनके दोस्त बन जाओ तो क्या लगेगा उन्हें, कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, आइडियाज की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके भी वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वे आर ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन मैनेजर्स मेंटेनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन अनदर पार्ट ऑफ हु। चलिए, तो जो लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं वो मैनेजर्स इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। जो नहीं करते वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। इज अनदर पार्ट ऑफ हु इंटरवीन इफेक्टिवली इन नॉन फ्रेंडली वे मेंटेनिंग वर्क परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स यू अवॉइड हैविंग पीपल ट्राई टू हर्ट यू बिकॉज दे डू नॉट लाइक यू। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक और तरीका है कि आप इफेक्टिव हो जाए प्लस फ्रेंडली रहें और प्लस नॉन फ्रेंडली रहे। नॉन फ्रेंडली कैसे रहेंगे, वे मेंटेनिंग वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कई बार नॉन फ्रेंडली होना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इससे आपके जो लोग हैं अराउंड में, जो आपको नहीं पसंद करते, डू नॉट लाइक यू, है ना, तो ये क्या होगा, आपको अगर इनसे फ्रेंडली होना पड़े और वो आपको पसंद नहीं करते तो वो आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। और भोला होने का मतलब इतना भी नहीं है कि आप फ्रेंडली हो जाए और किसी की भी बात मान ले, सुन ले, तो इस जगह पे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो समझ में आया मैनेजमेंट के बारे में, फ्रेंडलीनेस के बारे में, और कहाँ पे फ्रेंडली नहीं होना है उसके बारे में पैसेज था। ठीक है, क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए, द ऑथर फील्स ओनली फ्रेंडलीनेस कैन रिप्लेस और करेक्ट पुअर मैनेजमेंट। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द ऑथर इज एम्बिगियस अबाउट द सब्जेक्ट। चलिए, क्या बोला है, ऑथर फील्स ओनली फ्रेंडलीनेस कैन रिफ्लेक्ट और करेक्ट पुअर मैनेजमेंट। तो फ्रेंडलीनेस से ही पुअर मैनेजमेंट सही हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। सॉरी, बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ओनली गलत है ना यहाँ पे। और भी तरीके हैं, लिखा हुआ है उसमें कि आप इफेक्टिव काम करिए, और हर जगह पे फ्रेंडलीनेस अच्छी नहीं है। द ऑथर फील्स दैट रिस्पेक्ट इज वन वे स्ट्रीट, एक ही साइड से होनी चाहिए, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, इज अ टू वे स्ट्रीट, दोनों साइड से होती है ना, जितना आप मेरी करेंगे उतना मैं आपकी करूंगी। ठीक है, चलिए, द पैसेज सजेस्ट दैट पीपल ट्राई टू हर्ट यू व्हेन, कौन से लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, व्हेन दे डू नॉट लाइक यू, यू आर फ्रेंडली टू देम, व्हेन दे बिकम गुड, जब वो अच्छे हो जाते हैं तब, या फिर वो जो आपको पसंद नहीं करते वो आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आप उनसे फ्रेंडली हो जाए तो वो आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जब वो आपको पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। When will preventive maintenance strategy be accepted? When it is seen as a sincere attempt to resolve a problem. ठीक है, when there is respect for the manager, when it is seen as a mean spirited gesture। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर,
हम्म चलिए, व्हेन इट इज सीन अ सिंसियर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रिवेंटिव मेजर कब होगा? जब एक्चुअली में आपको प्रिवेंटिव मेजर का क्या मतलब होता है ना, रोकथाम करके, ठीक है। तो कैसे होगा ये? व्हेन देयर इज रिस्पेक्ट फॉर द मैनेजर, जब मैनेजर की रिस्पेक्ट होगी। तो अगर देखो मैनेजर ही बुरा है और दो लोग का झगड़ा हो रहा है, मैनेजर आके रोकेगा भी तो मैनेजर को पड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैनेजर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी लेवल की, तब जाके वो किसी को कुछ बोलेगा तो लोग उनकी बात मानेंगे। और ए भी सही है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The author feels that a good manager author feels that a good manager combines friendliness with other strategies of management। वेरी गुड, सही बात है। फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए लेकिन मैनेजमेंट की और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ठीक है। कंपटीशन भी थोड़ा रखना चाहिए। यूजेस ओनली फ्रेंडलीनेस एज अ, बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये। ओनली फ्रेंडलीनेस नहीं, एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। फ्रेंडलीनेस तो बिहेवियर में होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? हर्ट्स अदर पीपल, बिल्कुल नहीं। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है। बिलो द सेंटेंस आर गिवन थ्री पॉसिबल सब्सटीट्यूशंस। तो पॉसिबल सब्सटीट्यूशंस दिया हुआ है, अंडरलाइन में कर देती हूँ। क्या दिया हुआ है? कैरी ऑन। कैरी ऑन को हटा के क्या लगाएंगे तो ये सेंटेंस और सही हो जाएगा? यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा? यू मस्ट कैरी आउट। कैरी आउट का क्या मतलब? ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है ना। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जिसके साथ में, जैसे एक वर्ब है कैरी, उसके साथ में कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है ऑन या फिर आउट या फिर ऑफ, जो भी आप देख पा रहे हैं। अब इसका मतलब बदल जाता है। जैसे कैरी का मतलब होता है किसी चीज को रखना, ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन कैरी ऑन का मिला के मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो इनका मतलब बदल जाता है जब ये दोनों साथ में होते हैं। तो कैरी आउट का क्या मतलब होता है? उसको एग्जीक्यूट करना, उस काम को पूरा करना। तो यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर ज्यादा सही होगा, है ना, कि मेरे काम को पूरा करिए। चलिए, द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव वेटेड को हटा के क्या आ सकता है? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फॉर मोर देन 4 hours। अगर यहाँ पे फॉर है तो सिंस और फॉर जब भी होता है तो ये कौन सा टेंस हो जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जब हम टेंस पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, मैंने बैचेस में बताए भी हुए हैं। जब सिंस और फॉर दिखे मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या दिया हुआ है? हैव वेटेड का क्या हो जाएगा? हैव बीन वेटिंग, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट था तो यहाँ पे भी प्रेजेंट ही रहेगा, ये परफेक्ट था और फॉर हमको दिखा तो क्या बन गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं। he was extremely unhappy because of the inordinately delay। तो inordinately नहीं होता, क्या होता है? inordinate। इनऑर्डिनेट, और इनऑर्डिनेट मतलब बेवजह, बेवजह के डिले की वजह से। ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, वो बेहद नाखुश था। क्यों? बेवजह के डिले यानी बेवजह के लेट के वजह से। तो इनऑर्डिनेट होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनऑर्डिनेट, क्योंकि डिले क्या है? एक नाउन है और एल वाई ज्यादातर किसमें लगता है? एडवर्ब में। और एडवर्ब क्या बताता है? वर्ब की विशेषता। और डिले क्या है? नाउन। तो ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव यानी नाउन की विशेषता, ठीक है। चलिए, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, द टू थीव्स सोल्ड द लूट टू अ मर्चेंट। हाँ, क्या आ जाएगा? द टू थीव्स सोल्ड द लूट टू अ मर्चेंट। इसमें हमको सोल्ड को हटा के क्या करना है? सोल्ड द लूट को सेल द लूट, सेलिंग द लूट, सेल लूटिंग। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भी सही है क्योंकि ये क्या है? एक जिरंड, ठीक है। चलिए, क्या आ जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे ए भी सही है और सी भी सही है। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो व्हाई डिड द एप्पल को हटा के फॉल, इन पूरे को हटा के लाना है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिड और एप्पल और फॉल, कौन सा टेंस है? पास्ट। अगर इसको लगाए तो भी वही है। नो व्हाई द एप्पल फेल, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे क्या है? V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो कैसे? अब यहाँ पे डिड है गया है, ना। तो दी गई डिड मतलब आकृति क्या है होता है? पीओक्यू वर्ब करके। के सेकेंड फॉर्म, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो जब भी हम
पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, वांटेड टू नो व्हाई, व्हाई मतलब क्वेश्चन, डिड, तो डिड आगे आ जाते हैं और प्लस उधर जो सामने में वर्ब है हमारा, वर्ब कौन है, फॉल मतलब गिरना, वो क्या बन जाता है, V1। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। आइटम्स के करेक्ट मीनिंग हमको बताने हैं, तो देख लेते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई कसर ना छोड़ना, है ना, तो टू ट्राई वंस अटमोस्ट, कोई कसर ना छोड़ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, जैसे अभी आप कर रहे हैं, सब कुछ करो, पेपर लगाओ, पढ़ो, टेस्ट लगाओ, थ्योरी लगाओ, डाउट पूछो, कुछ मत छोड़ो, तो ये होता है कोई कसर ना छोड़ना। टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रेट का क्या मतलब है, दाल में कुछ काला, है ना। जब हम कोई, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसाइड, है ना, मतलब कुछ गलत चीज का भनक लग जाना, उसको हम क्या कहते हैं, टू स्मेल अ रेट। ठीक है, चलिए। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का क्या मतलब है, सिटिंग ऑन द फेंस का क्या मतलब है, बिटवीन टू ओपिनियंस, बिटवीन टू ओपिनियंस, दो लोगों के बीच में फंसे रहना। जैसे बोलते हैं ना, दो जन ऐसे खड़ा रहता है, तू बता, नहीं तू बता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिटिंग ऑन द फेंस। किसका साथ देंगे, वो है आपका दो मजदारों के बीच में फंसा रहना। चलिए, टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, टू वॉश डर्टी, अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम आइटम्स की स्पेसिफिकली एक क्लास करेंगे यूट्यूब पे, जिसमें मैं आइटम्स को सॉल्व करने के ट्रिक्स बताऊंगी। इवन जब आपको नहीं पता है वो आइटम नया हो गया आपके लिए कोई, तो कैसे उसको देखेंगे। कभी भी जो दिया रहता है उसी का मतलब, जैसे टू वॉश डर्टी लिनन, लिनन होता है एक फैब्रिक, कपड़े का टाइप, तो अगर हम कपड़े धोने से रिलेटेड कोई आइटम की बात कर रहे हैं, तो कपड़े धोने से रिलेटेड जो आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि वो आइटम क्यों है, क्योंकि उसका मतलब कुछ और है ना, और उसके मतलब कुछ और से, तो वो सेम मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, टू वॉश डर्टी लिनन, टू क्लीन सॉलिड लिनन, टू क्वेरल ओपनली, है ना, क्या होता है, एकदम ओपनली लड़ाई करना। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ओपनली लड़ाई करना। नेक्स्ट देखते 135, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का क्या मतलब है चलिए, क्या मतलब हो जाएगा, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, टू बी एविल, है ना, डीप सी डाइवर इन अ डिलेमा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इन अ डिलेमा। इसका हिंदी मुहावरा क्या होता है मालूम है आपको, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक साइड डेविल है और एक साइड डीप सी, और आप बीच में है, तो मजेदार, है ना, इन अ डिलेमा। ठीक है, चलिए, हाँ अब क्या देखना है अपन को, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है, तो देखेंगे आई एम प्राउड डैश स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म द वे इन विच माई, चलिए कुछ लिखा नहीं हुआ, आगे देखते हैं। आई एम प्राउड, प्राउड के साथ क्या लगता है, अब हम क्या करेंगे, जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो सीधे याद कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो एक्सेप्शंस है और जो आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई एम प्राउड का क्या आ जाएगा, आई एम प्राउड टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई एम प्राउड ऑफ होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबोव, है ना, प्राउड ऑफ, हमेशा प्राउड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, चलिए, द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम हावड़ा, हावड़ा कहाँ है, कैलकाटा में, है ना, कैलकाटा में है हावड़ा, टू कहाँ जा रहे हैं, न्यू दिल्ली, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू। जब किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टू। और कभी भी आपको कोई मूवमेंट दिखे, मूवमेंट, तो क्या लगा दोगे, टू। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह में क्या लगता है, टू, और कोई मूवमेंट दिखे तो भी क्या लगता है, टू। चलिए, बी अवेयर, ठीक है, तो बी वेयर में हमेशा क्या लगता है, ऑफ, बी वेयर, एफ्रेड, डाइड, इन सब के साथ क्या लगता है, प्राउड, ऑफ, हमेशा क्या लगता है, ऑफ। तो इसको याद कर लेंगे, हम याद करेंगे जब होगा तो, या फिर मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगी उसके। ठीक है, राव किल्ड द स्नेक, राव ने स्नेक यानी सांप को मारा, तो किससे मारा, किससे मारा देख लेते हैं, विथ अ स्टिक, किससे मारा, विथ अ स्टिक, राव किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक। विथ का मतलब इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज हो रहा है,
इंस्ट्रूमेंट या टूल। देखिए, जो हम लिटरेचर जो इंग्लिश का प्रॉपर पैसेज करते हैं ना, या फिर कोई क्वेश्चन या पेपर बनाते हैं, तो जो बाकी सब्जेक्ट वाले भी हैं, है ना, तो उनको जो 8 नंबर का इंग्लिश सॉल्व करना है, आप ग्रामर पोर्शन को देखा कीजिए, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और 8 में 8 ले आइए। बहुत इजी होता है वो लैंग्वेज का इंग्लिश, ठीक है। चलिए, तो अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा ये सेशन देखने, जहां से कॉम्प्रहेंशन शुरू होता है वहां से देख ले, या जहाँ से ग्रामर शुरू होता है वहां से देख ले, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लेके प्रीपोजिशंस, वॉइस, इन सब चीजों की बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम टू एब्सटेन। एब्सटेन मतलब दूर रहना है, किन चीजों का परहेज करना है, किन चीजों से दूर रहने के लिए कहा है डॉक्टर ने, स्वीट से, बिकॉज उसको क्या है, डायबिटीज। तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, इन चीजों से दूर रहना है, तो एब्सटेन फ्रॉम, किन चीजों से परहेज करना है, स्वीट्स से, क्योंकि उसको क्या है, डायबिटीज। चलिए, अब क्या दिया हुआ है इन क्वेश्चन 141 to 145, in this section each sentence consists of word or phrase which are underlined। अपोजिट है ना, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग हमको बताना है, ऐसे वर्ड्स जो अंडरलाइन होंगे उनके अपोजिट को हमको बताना है, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, द जनरल डिड नॉट डाइवर्ज। डाइवर्ज का क्या मतलब है, डाइवर्ज द सीक्रेट। तो द जनरल डिड नॉट डाइवर्ज द सीक्रेट, क्या आ जाएगा, डाइवर्ज का क्या मतलब है, क्या मतलब है डाइवर्ज का, डाइवर्ज, डिड नॉट डाइवर्ज द सीक्रेट, मतलब वो सीक्रेट नहीं रख पाया, डिड नॉट लिखा हुआ है तो सीक्रेट नहीं रख पाया, मतलब बता दिया, ओपन कर दिया। तो ओपन का उल्टा क्या होगा, छिपाना, कंसील, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो द जनरल डिड नॉट डाइवर्ज द सीक्रेट, सीक्रेट और नॉट लिखा हुआ है, तो सीक्रेट मतलब छुपाना, नॉट मतलब नहीं छुपाना, तो डाइवर्ज का क्या मतलब हो जाएगा, नहीं छुपाना, तो उसका उल्टा क्या होगा, छुपाना। तो क्या आ जाएगा, कंसील। आगे देखते हैं, he glanced through the letter perfunctorily। he glanced through the letter perfunctorily, तो perfunctory का क्या मतलब होगा, इसका उल्टा बताना है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम ऊपर ऊपर से, है ना, ऊपर ऊपर से। लेटर उसको मिला, उसने उसको ऐसे ही हल्के में देख लिया, बस ऐसे सरसरी तौर पे, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केयरफुली, एकदम ध्यान से देखा। तो परफंक्टोरली का क्या मतलब होता है, ऐसे ही ऊपर ऊपर से, मजाक मजाक में देख लिया, या केयरफुली, ध्यान से देखा, ठीक है। ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय द एफर्ट्स ऑन द फील्ड। ही वॉज एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्टेड का अपोजिट हमको बताना है ना, एग्जॉस्टेड का अपोजिट हमको बताना है। तो एग्जॉस्टेड का अपोजिट क्या होता है, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, थका हुआ, ठीक है। ये जो सेंटेंस है इसी से आप पहचान सकते हैं, ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय द एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब मेहनत, ऑन द फील्ड मतलब जमीन पे या खेत पे या लैंड पे, उसके मेहनत से क्या होगा, इंसान थकेगा ही ना, तो उस वर्ड का मीनिंग आप उसके सेंटेंस से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो फैटिग, फैटिग का क्या मतलब होता है, फैटिग मतलब एकदम जान नहीं बचना, एकदम एकदम आखिरी कमजोरी आ जाना, फैटिग। टायर्ड मतलब आप सभी को मालूम है, थका हुआ। ब्रोकन का मतलब भी क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, हाथ पैर टूट गया है मेरा, अब मैं नहीं कर सकती, है ना, तो दैट्स ऑल। तो ये सब क्या है, इसके सिमिलर, ना कि कोई इसका अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि एग्जॉस्टेड के सभी सिमिलर वर्ड्स, और हमें क्या पूछा गया है, ऑपोजिट, ठीक है। चलिए, द मैन वॉज रेप्रीमांडेड बाय हिज फैमिली फॉर स्टीलिंग। रेप्रीमांडेड, चलिए, अब रेप्रीमांडेड का मतलब हमको मालूम नहीं है, हाँ मुझे मालूम है, आप लोग को नहीं मालूम होगा। तो द मैन वॉज बाय हिज फैमिली फॉर स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब मालूम है क्या सभी को, चोरी करना, अब ये तो मालूम होना ही चाहिए, स्टील मतलब चोरी करना, ठीक है, आईएनजी बस लगा है ना, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म। तो किसी इंसान को अगर उसकी फैमिली ने चोरी करते पकड़ लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, भगा देंगे ना, तो रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, भगा देना, ठीक है, या फिर अपने घर में बैन कर देना। तो रेप्रीमांड मतलब बैन हो गए, भगा दिया उनको, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रेस्ड, है ना। स्कोल्डेड मतलब डांटना, अब्यूज मतलब बेइज्जती करना, डांटना, और बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। अब चोरी करेंगे तो उसका उल्टा क्या ही कर सकते हैं,
किसी की तारीफ, चोरी में कोई तारीफ तो नहीं करता, और पूछा क्या है, उल्टा। तो क्या आ जाएगा आंसर, प्रेज्ड, यानी तारीफ करना। ठीक है, चलिए। द स्पीकर हैड अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सुपरफिशियल का उल्टा हमें बताना है। ठीक है, चलिए, सुपरफिशियल का उल्टा क्या होगा, सुपरफिशियल मतलब बेसिक नॉलेज, एकदम ज्यादा नहीं मालूम है, बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज है अगर किसी को सब्जेक्ट का, तो उसका उल्टा क्या होगा, डीप नॉलेज, उसको क्या नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, डीप। सुपरफिशियल मतलब सरफेशियल नॉलेज, ज्यादा नहीं मालूम, बस थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या दिया हुआ है, रीड द सेंटेंस। अब हमें क्या बताना है, द एरर इफ एनी, हाँ, इनमें से कौन से सेंटेंस में एक एरर है। ठीक है, तो एरर हमें निकालना है। देखते क्वेश्चन नंबर 146, बांग्लादेश एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ गारमेंट। हाँ, तो हमेशा याद रखेंगे, कभी भी अ लॉट ऑफ लिखा रहेगा तो उसके आगे हमेशा एक प्लूरल वर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे अ लॉट ऑफ, लिख लीजिए इस रूल को, अ लॉट ऑफ के साथ में हमेशा क्या रहेगा, एक प्लूरल। ठीक है, जैसे अलॉट ऑफ गारमेंट है तो ये गारमेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गारमेंट्स। तो कौन सा गलत है, देखो ऑप्शन कैसे है, ये पूरा स्टेटमेंट है ए का, ये पूरा स्टेटमेंट है बी का, तो जिस स्टेटमेंट में कोई भी गलती है तो वो वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किस में देखा, यहाँ पे गारमेंट किस में आएगा, गारमेंट्स, और ये किस सेक्शन का पार्ट है, ए का, तो कौन सा सेक्शन गलत है, ए। क्लियर है सभी को, आगे पढ़ना ही नहीं, अगर गलती मिल गई तो अलॉट ऑफ के साथ में हमेशा क्या आता है, प्लूरल। क्यों आता है, अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, तो अलॉट ऑफ बहुत सारे तो बहुवचन ही हुआ ना। ठीक है, इट वॉज एविडेंट टू मी दैट देयर वॉज एनी मिस्टेक इन दैट अकाउंट। ठीक है, तो जब भी आप एनी देखोगे तो एनी के साथ में या तो नॉट दिखना चाहिए, वहीं पे ही आस पास उसी सेंटेंस उसी सेक्शन में, या फिर कोई क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो देख लेते हैं, टू मी दैट देयर वॉज एनी मिस्टेक, इसी सेक्शन में क्या कोई नॉट दिखा, तो नहीं दिखा मैम। क्या ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बता रहा है कि कोई मिस्टेक था, है ना। टू मी दैट देयर वॉज मिस्टेक, वो बोल रहे हैं मिस्टेक था। एनी से क्या पता चलता है हमें कि मिस्टेक नहीं था, नॉट निगेटिव के लिए वो यूज होता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ऑप्शन बी का। ठीक है, एनी के साथ या तो नॉट दिखना चाहिए या वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडिंग बाय सम वेरी, चलिए, तो क्या आ जाएगा, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडिंग बाय सम वेरी। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा वॉइस है, ये पैसिव वॉइस। कैसे पता मैम पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय, है ना। द कॉन्फ्रेंस वॉज, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर, डिस्टिंग्विश मतलब बहुत फेमस फेमस लोग, है ना। सम वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, तो इसका पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, और अटेंडेड आ जाएगा, है ना, क्योंकि वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में। कैसे पता पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर बाय दिया हुआ है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, और यहाँ पर सब्जेक्ट पीछे चला गया है, सम डिस्टिंग्विश पर स्पीकर्स, और बीच में वॉज है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज प्लस V3, यानी पैसिव वॉइस, कौन से टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा मे बी, है ना। नेक्स्ट जो पेपर है वो आपसे डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट होती है, तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, फिर गलत, मैंने क्या बताया था अभी लास्ट, ऑल ऑफ द, सॉरी, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल। एक और चीज याद कर लो, वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट के साथ भी हमेशा क्या लगेगा आगे जाके, प्लूरल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे अलॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, वन ऑफ द मोस्ट का क्या मतलब है, इनमें से, जो बहुत अच्छे हैं उनमें से एक, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उनमें से एक, वन ऑफ द मोस्ट, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट, बहुत लोगों में से एक है, तो बहुत लोग होने भी तो चाहिए, तो वहीं पे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो बहुत बुक, इंटरेस्टिंग बुक्स में से ये एक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स होने चाहिए ना, तभी तो उनमें से एक बनेगा।
तो कौन से सेक्शन में है वो बी सेक्शन में, तो कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 150। नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुली एज द ताजमहल ऑफ आगरा। चलिए किसकी तारीफ हो रही है, ये ताजमहल का जो ज है वो आ ही नहीं पा रहा है हमारे टेक्स्ट में, किसकी तारीफ हो रही है, ताजमहल की। ताजमहल क्या है, एक नाउन है। ताजमहल क्या है, एक नाउन है। नाउन की तारीफ करने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ताजमहल एक नाउन है, एक संज्ञा, इसकी तारीफ करने वाला वर्ड बनेगा एडजेक्टिव, एक विशेषण। तो एक विशेषण क्या रहता है, ब्यूटीफुल रहता है कि ब्यूटीफुली रहता है, ब्यूटीफुल रहता है कि ब्यूटीफुली रहता है, आप भी सोच के बताइए। ब्यूटीफुली हम कब यूज करते हैं, ब्यूटीफुली हम कब यूज करते हैं, जब जब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुली हम कब यूज करते हैं, जब किसी वर्क की बात हो रही है। जैसे जैसे यू आर स्टडिंग ब्यूटीफुली, तुम बहुत सुंदरता से पढ़ रहे हो, तुम बहुत सुंदरता से गा रहे हो, तुम बहुत सुंदरता से लिख रहे हो। तो वो सब वर्ड्स जब भी एल वाई लगता है, ज्यादातर, ज्यादातर ना, हमेशा नहीं, इसके भी बहुत सारे चेंजेस हैं, बट फिर भी ज्यादातर चांसेस में वो एडवर्ब होता है, हमेशा नहीं, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ हमेशा नहीं होता, बट ज्यादातर चांसेस हैं कि वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल नहीं आएगा, सॉरी ब्यूटीफुली नहीं आएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। और ये कौन से पार्ट में है, बी में। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के 6 to 8 का इंग्लिश सेक्शन। जो 80 मार्क्स का जो इंग्लिश है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आप सबको इससे पेपर का पैटर्न और एनालिसिस समझ आ गया होगा। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर टीआरई 2.0 के साथ। सभी लोग लाइव जुड़ने की कोशिश करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं।